झारखंड में पेसा कानून लागू हो रहा है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पेसा नियमावली 1996 लागू होने की मोहर के साथ ही राज्य में खुशी की लहर देखने को मिली। राज्य के 15 जिलों में पेशा नियमावली लागू होगी और इसके तहत ग्राम सभा को मंजूरी मिलेगी। राज्य के अलग अलग कोनों में आतिशबाजी हुई, रंग अबीर गुलाल लगाकर खुशियां बांटी गई। लेकिन दूसरी तरफ पेसा नियमावली में हुए संशोधन को आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने असंवैधानिक करार दिया है। क्यों असंवैधानिक करार दिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। नियमावली पर बटी सियासत, कहीं खुशी तो कहीं विरोध। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने उठाए सवाल। झारखंड गठन के 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब जाकर राज्य में पेसा नियमावली लागू होने जा रहा है। हेमंत कैबिनेट ने पेसा नियमावली को मंजूरी दे दी है। जल्दी अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में पेसा कानून लागू हो जाएगा। इसे लेकर राज्य में कहीं खुशी तो कहीं सवाल उठ रहा है। रांची में पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर आदिवासियों ने जश्न मनाया। इस दौरान झारखंड पंचायती राज की पूर्व निदेशक और IRS अधिकारी निशा उरांव उत्साहित दिखी। निशा उरांव जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ न सिर्फ थिरकी बल्कि मानदर पर भी थाप लगाए। निशा उरांव जब पंचायती राज की निदेशक थी तभी पेसा नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। फिलहाल निशा उरांव इनकम टैक्स विभाग में उच्च अधिकारी हैं। कि जो अधिकार कागज में थे वो संवैधानिक अधिकार अब जमीनी स्तर पर आ गए हैं और सबके हाथों में आ गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पेसा और नियमावली बनाना था। पेसा एक्ट में 29 विभाग दिए गए हैं कि ये पंचायतों, पेसा एक्ट के तहत जो पंचायत है उनके अधिकार क्षेत्र में 29 विभाग रहेंगे। अभी तक मिला नहीं था। अब पेसा नियमावली पास हो गया तो उनको विभाग मिल जाएगा, लोगों के पास चला जाएगा। पंचायत मतलब पंचायत के लोगों के पास चला जाएगा। अब जो शोषण जो होता था इनका वो नहीं रुक जाएगा। अब इनकी सहमति, ग्राम सभा की सहमति ली जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों में केवल उनके मूल अधिकार को नहीं दिया, उनके पहचान को स्थापित किया, उनके अस्मिता को स्थापित। झारखंड के बुनियाद में यह पेशा अनिवार्य रूप से लागू हो जाना था। हमारी प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, गांव तय करेगा और गांव जो तय करेगा राज्य उस पर चलेगा। एक और पेसा नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर उत्साह और खुशी है। वहीं कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने पेसा नियमावली पर सवाल उठाए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में PIL दायर करने वाले आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने असंवैधानिक बताते हुए नियमावली को खारिज किया है। पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने भी नियमावली पर सवाल उठाए हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 5वीं अनुसूची की भावना के विपरीत होने पर बीजेपी नियमावली का विरोध करेगी। कल जो नियमावली सरकार पारित की है उसे हम खारिज करते हैं और आगामी 13 जनवरी 2026 को माननीय हाईकोर्ट के समक्ष जब नियमावली पर सुनवाई होगी उस समय वर्तमान नियमावली 2025 के सभी त्रुटियों को हम लोग माननीय कोर्ट के सामने रखेंगे। और जिस उम्मीद के साथ पेशा नियमावली का हम लोग उम्मीद कर रहे थे उसमें हम लोग इसमें कमी भी देख रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो बालू का जो पूरा अधिकार ग्राम सभा को होना चाहिए ये हम लोग इसमें नहीं देख पा रहे हैं। और खास रूप से आदिवासियों के लिए जो जमीन के जो मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं, उसमें जो भूमि अधिग्रहण से पहले 75% 80% किसानों की सहमति की जरूरी है वो हम नहीं देख पा रहे हैं इसमें। देसी और विदेशी शराब की दुकान ग्राम सभा की सहमति से खुलेगी। मवेशी चोरी, हल्की मारपीट जैसे सामान्य अपराध की सुनवाई ग्राम सभा करेगी। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के संचालन और कार्रवाई की अनुशंसा ग्राम सभा करेगी। 1 एकड़ से कम वाले जल क्षेत्र में मछली पालन का फैसला ग्राम सभा करेगी। गांव के विकास के लिए योजना बनाने में ग्राम सभा की भूमिका होगी। माइनिंग में भी ग्राम सभा की भूमिका होगी। हालांकि पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्राम सभा की सहमति का प्रावधान किया गया है।
लेकिन इसमें सहमति की जगह अनुमति शब्द होता तो अच्छा होता। बहरहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य में जल्द पेशा नियमावली लागू होने की संभावना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पेशा नियमावली 1996 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और मंजूरी मिलने के बाद राज्य भर में जश्न मनाया गया। ये हमने आपको पहले ही बताया। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव के घर के बाहर भी ढोल नगाड़ों के साथ आज जश्न मनाया गया। वहां मौजूद तमाम आदिवासी लोग मांदर की थाप पर थिरकते नजर आए और वहीं IRS ऑफिसर निशा उरांव भी साफ तौर पर अगर हम बात कर लिया जाए वो भी खुश नजर आई। खुश इसलिए नजर आई क्योंकि पंचायती राज विभाग की जब वो निदेशक हुआ करती थी, ड्राफ्ट उसी वक्त तैयार किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से। सवाल यह है कि संशोधन क्यों हुए और नए नियमावली के तहत क्या कुछ होने वाला है, ये हम आपको पहले बता दें। सबसे पहले होने वाला है कि गांव में जो भी देसी विदेशी शराब की दुकानें खुलेंगी, उन विदेशी शराबों को दुकान के खुलने के लिए सहमति लेनी होगी ग्राम सभा की। और क्या होगा? और यह होगा कि मवेशी चोरी और छोटी मोटी मारपीट की घटनाओं को ग्राम सभा में ही सुलझा लिया जाएगा। माइनिंग में भी ग्राम सभा की भूमिका होगी। कुल मिलाकर अगर बात कर लिया जाए तो ग्राम सभा को सशक्त किया गया है। लेकिन सवाल यह उठाया गया है कि भूमि अधिग्रहण हो, शराब के दुकान खोलने हो तो सहमति क्यों, अनुमति क्यों नहीं? इन्हीं तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़े हैं, हम उनसे राय जानेंगे कि जो संशोधन हुआ है उससे कितने खुश हैं या नियमावली के तहत कितनी खुशी आप लोगों को हो रही है। चलिए हम अपने अतिथियों के पास आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विक्टर कुमार माल्टो है। मैं पहाड़िया जनजाति से आता हूँ। घर हमारा राजमहल साहिबगंज जिला है और आदिवासी बुद्धिजीवी जो याचिका करता है इस केस में पेशा अधिनियम को लागू कराने में, हम पिछले कई दशकों से लगे हुए इसे लागू कराने में। हम आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। चलिए, आप आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं। कौन कौन से ऐसे संशोधन हुए हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था और आप लोग क्या ये नए नियमावली में बदलाव चाहते थे? देखिए, पहले हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे। ये हमारे पास गजट है, गजट को फोकस किया जाए। इसमें द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एक्ट 1996 टाइटल है। राज्य सरकार ने प्रोविजंस ऑफ पेशा से पी को हटा दिया और साल 1996 को भी हटा दिया और पेशा नियमावली बना दिया। पेशा नियमावली राज्य सरकार जब कल पारित की, सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि 25 वर्षों के बाद, ये आज 29 वर्ष हो गए, 25 वर्षों तक झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में किस आधार पर पंचायत राज के चुनाव हुए? हमारे माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार क्यों गलत एफिडेविट फाइल करती रही? पहला सवाल हमारा। जब नियमावली नहीं थी तो जमीन का हस्तांतरण कैसे हुए? हाट बाजार, DMFT, ट्राइबल सब प्लान के पैसे खर्च कैसे हुए? ग्राम सभा बने ही नहीं है। हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, अगर माननीय संसद ने पंचायत राज के लिए पेशा 1996 बनाया तो माननीय संसद ने आज तक म्यूनिसिपैलिटी का विस्तार के लिए, म्यूनिसिपैलिटी का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार के लिए पेशा कानून क्यों नहीं बनाया? और जब पेशा कानून नहीं बना तो कैसे रांची नगर निगम सहित अन्य 21 नगर पालिकाएं अनुसूचित क्षेत्रों पर कार्य कर रही है? कल जो झारखंड सरकार पेशा नियमावली पारित की है, सबसे बड़ा विरोध तो हमारा ये है, विरोध बल्कि हम कहेंगे संविधान के विपरीत जो चीज़ है, पंचायत राज व्यवस्था को और नगर पालिका के व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों पर रोका गया है। आज भी यह संविधान का हिस्सा है। माननीय संसद ने पेशा इसलिए लाया कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, रूढ़िवादी व्यवस्था, उनकी पहचान, उनकी आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ शैक्षणिक उन्नति के साथ साथ वहाँ शांति और स्वच्छ प्रशासन की स्थापना के लिए, जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए। लेकिन चूँकि पेशा आज तक लागू नहीं हो पाया, जो कि पेशा की धारा 5 स्पष्ट करता है कि इसके प्रावधानों को 1 साल के अंदर या बदल सकते हैं या रिपील कर सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं, अन्यथा 1 साल के बाद
ये स्वतः लागू होगा, 1 साल की समय सीमा निर्धारित थी। हमारा ये कहना है कि 25 वर्षों तक राज्य सरकार पी को हटा करके पंचायत राज को असंवैधानिक ढंग से कार्य करते रही। अभी जब माननीय हाईकोर्ट ने मैंडेमस जारी किया, राज्य सरकार कुछ नहीं की। फिर हम लोगों ने कंटेम्प्ट फाइल किया, 9 बार उन्होंने समय लिया। कल जब सुनवाई हुई तो पंचायत राज सचिव ने कहा आज एजेंडा है, लेकिन एजेंडा का जिक्र कोर्ट के सामने नहीं किया। शाम को पता चलता है कि एजेंडा नंबर 4 में यह व्यवस्था था, यह एजेंडे में था। लेकिन यह बहुत दुख की बात हुई जब पता चला कि पंचायत राज व्यवस्था नगर पालिका की व्यवस्था चलते हुए पी पेशा के अलावा पेशा के नियमावली चलते रहेंगे। मतलब आपका कहना है कि उचित मंथन नहीं हुआ, हाईकोर्ट की ओर से जब फटकार लगाया गया तब हड़बड़ी में पेशा कानून लाया गया। फटकार नहीं, माननीय हाईकोर्ट ने जब 29 जुलाई 2024 को मैंडेमस जारी करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया, परम आदेश दिया कि आप आदेश प्राप्ति के 2 महीने के अंदर संसदीय अधिनियम 1996 जो पेरेंट एक्ट भी है उसके अनुरूप आपको नियमावली बनाना है। सरकार जब 9 दिसंबर तक कुछ नहीं की, तब हम लोगों ने आदिवासी बुद्धि मंच ने ये अवमानना का याचिका दाखिल किया। अवमानना याचिका 96/2025। राज्य सरकार 9 बार टाइम ली और अभी जब कल नियमावली के साथ आई है तो उन सभी प्रावधानों को बदल दिया गया। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना हुई है। इसलिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि आज पेशा दिवस था, पहले से हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन कल जब इस तरह की चूक हम मानेंगे, गलती मानेंगे, हम सरकार का मार्गदर्शन करना चाहते हैं न्यायपालिका के माध्यम से। आज आपके माध्यम से भी हम सरकार का मार्गदर्शन करना चाहेंगे। रेडिसन ब्लू में जब 15 मई को मीटिंग हुई, वहाँ भी हमने मार्गदर्शन की कि हम याचिका फाइल किए हैं सरकार से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि भारत का संविधान के प्रावधानों को बचाने के लिए, राष्ट्रीय एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए, और राष्ट्रपति महोदय का जो आदेश आया है अनुसूचित क्षेत्र में एक आदिवासी पंचायतों की स्थापना के लिए, उसे बचाने के लिए हम न्यायपालिका में गए। वहाँ हमने राय दिया था कि आदिवासी बुद्धि मंच की अध्यक्षता में एक नियमावली कमेटी बनाई जाए, लेकिन वहाँ भी हमारी बातों को नहीं माना गया। आज हम फिर सरकार से कहना चाहेंगे, हम आपसे संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यह दुख की बात है कि जिस कानून को बनाने के लिए माननीय संसद और राष्ट्रपति महोदय की सहमति हुई, उस कानून को बदलने के लिए सरकार उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर आदिवासी सरकार को होना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पर राज्य सरकार से चूक हुई है, ये कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोई लड़ाई नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। सुझाव दे रहे हैं, हम आपका मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं कि कैसे आदिवासी समाज का कल्याण हो, कैसे उनकी रूढ़िवादी परंपरा, कैसे उनकी संस्कृति बरकरार रहे। हम और भी लोगों के पास चलते हैं, बातचीत करेंगे। प्रेम शाही मुंडा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा सर आपसे, अब तो ग्राम सभा सशक्त हुई ना, मतलब आप भी इस बात को मानते होंगे कि शराब की दुकान खोलने हो तो सहमति लेनी होगी, भूमि अधिग्रहण हो तब सहमति लेनी होगी, और भी छोटे मोटे जो फैसले जो गांव के स्तर पर सुलझा लिए जा सकते हैं, उसके लिए अब अधिकारियों के पास दौड़ना नहीं पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं अच्छा तो हुआ है ना सर? देखिए, अच्छा हुआ है नहीं हुआ है ये संशय की बातें हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के निर्देश पर बाध्य होकर सरकार ने जबरन जो है इसको आनन फानन में नियमावली को लागू किया, कैबिनेट में भी पास किया, अच्छी बात है। लेकिन आप पब्लिक डोमेन में नहीं रखे आप कि आपने कौन सी नियमावली को लागू किया है, या अधिसूचना भी अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि ये 90 दिन के अंदर में इसको ज़मीन पर उतारना है। और दूसरी बात, जो जितने बुद्धिजीवी लोग इससे पहले लिखे थे ग्राम सभा की शक्ति को लेकर के, लघु खनिज को लेकर के कि भाई जनजाति सहकारिता को दिया जाएगा, और ज़मीन अधिग्रहण के मामले को लेकर के, अन्य मामले को लेकर के हमें लगता है कि, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें और एक बातें छूट गई होगी नियमावली में, कि जो व्यक्ति गैर आदिवासी से शादी करता है, हाँ, उस पर लोग चूक कर गया कि उसको कैसे आप सर्टिफिकेट देंगे। मान लीजिए बहुत सारे मामले आते हैं, आप देखते होंगे, आपके मीडिया के माध्यम से भी देखता हूं कि कोई गैर आदिवासी शादी कर लेता है और उसको जो है पूरा लाभ लेता है। तो ऐसे प्रोविज़न को यहाँ पर अनदेखा किया गया है, क्योंकि अभी मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता हूँ कि डाप जो है पब्लिक डोमेन में रखा नहीं गया। अब क्या रखे हो, हम तो मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि जो भी नियमावली अब लागू किए हैं,
आप उसको पब्लिक डोमेन में रखेंगे, तब तो हम इस बात को रखेंगे। हाँ, लेकिन पहले जो नियमावली बनाया था, कुछ बातों को लेकर मैं सहमत हूँ, जैसे कि आप शराबबंदी को लेकर के, और भू अर्जन जो किया जाएगा वो भूमि अधिग्रहण कानून 2015 के माध्यम से की जाएगी। और ज़मीन के मसले पर हम लोग ज़मीन का आंदोलन करते हैं, और हमें लगता है कि ग्राम सभा का जो अंतिम निर्णय होना चाहिए, तो उसमें क्या व्याख्या है, क्या टिप्पणी हो, तो हम लोगों ने लिख के दिया था, हमारे बुद्धिजीवी लोग भी दिया था। लेकिन उसके बाद क्या आप किए हैं, क्योंकि जब कल कैबिनेट सचिव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कुछ संशोधन के साथ मैं इसको लागू कर रहा हूँ, भाई संशोधन क्या किए, आप क्या किए? तो जब तक वो बातें नहीं आएगी हम पर, तो हम कैसे जवाब देंगे आपको? हाँ, लेकिन नियमावली में जो बनी थी, तो कुछ मामले पर हम लोग सहमत थे। यदि सही में जो ड्राफ्ट में ग्राम सभा की शक्तियाँ, सभी गांव में जो ट्राइबल प्लान का पैसा को इस्तेमाल होना, लघु खनिज के साथ साथ कृषि, श्रम आदि जितने भी आर्थिक फैसले आप लोग ले सके, जो मिनी गवर्नमेंट होगा, तो उस पर यदि सही में यदि लागू किया गया है तो सही में क्रांतिकारी कदम है, और नहीं है तो फिर हम लोग विद्रोह के लिए तैयार रहेंगे। मतलब पहले ड्राफ्ट देखेंगे तब संतुष्ट हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो कभी पब्लिक डोमेन में रखा ही नहीं, रखना चाहिए आपको। इस शक होता है ना भाई, आप क्या कहना चाहते हैं भाई? आप अधिसूचना कब जारी करेंगे, कौन कौन सा लागू लगाइए पहले। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ, आदिवासी समाज के लोग जो 25 साल जो है संघर्ष किए हैं, और 29 साल तो पेशा कानून के लिए 1 साल में लागू होने का प्रोविज़न था। लेकिन देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आज आदिवासी समाज के जो भी मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल मरांडी से लेकर के हेमंत सोरेन तक, ये कभी भी पहल नहीं किया। यदि माननीय कोर्ट यदि इन पर हैम्पर नहीं करता ना, तो हमें लगता है अभी भी नहीं बनाता, और बनाना होता तो पहले बनाता। हम इस पर बात करेंगे कि आखिरकार क्यों डिले किया जा रहा था पेशा कानून को बार बार। हम लौटेंगे इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ देव कुमार धान जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। सर देखिए, साफ तौर पर अभी हमारी बात हो रही थी प्रेम शाही मुंडा जी से, उन्होंने कहा कि एक तो धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा विषय है कि अगर गैर आदिवासी से शादी होती है तो क्या उसको लेकर प्रावधान होगा। दूसरा यह है कि आर्थिक फैसले हम ले सकते हैं कि नहीं, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। मतलब नए ड्राफ्ट का इंतजार आपको भी है? निश्चित रूप से कि नियमावली के लिए सुझाव भी मांगे गए थे, और बहुत से संगठन, बुद्धिजीवी और बहुत सारे लोग उसके सुझाव दिए हैं। और जैसे पेपर के से पता चलता है कि मुख्य रूप से हम लोग जो जैसे बालू का है ना, गिट्टी मिट्टी, अब बालू को 2 भाग में बांट दिया है, मेजर और माइनर, है ना। तो मेजर में जाएगा तो टेंडर होगा, लेकिन बाबूलाल के समय में अगर देखेंगे तो कंप्लीट बालू जो है ग्राम सभा को था। हाँ, एक वो है। दूसरा जो है, जैसे जमीन वापसी का पावर ग्राम सभा को, जो गलत ढंग से हड़पी हुई जमीन को वापस करने का हम लोग मांग रहे थे, वो कहीं नहीं दिख रहा है। दूसरा जो है, खरीद बिक्री में भी ग्राम सभा का एनओसी हम लोग चाह रहे थे, वो भी नहीं दिख रहा है। तो जब तक हम अगर उसको नहीं देखेंगे ड्राफ्ट को कि लोग नियमावली में कैबिनेट में क्या पास किया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। लेकिन हम ये बात कहना चाहेंगे सरकार से कि देखिए, पेशा नियमावली निश्चित रूप से पेशा 24/12/1996 को कानून बनने के बाद एक ग्राम सभा को अधिकार दिया गया, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो लेकिन इसको प्रचार प्रसार ग्राम सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो आज़ादी के 76 साल भी संविधान के बारे में लोग नहीं जानते हैं, CNT एक्ट के 118 साल भी लोग नहीं जानते हैं। तो इसको भी अगर उसके अधिकार को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम चाहें, तो आप कह रहे हैं कि जिन राज्यों में पहले से भी पेशा अधिनियम लागू है, पेशा नियमावली लागू है, वहां भी लोग ग्राम सभा की ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए 10 राज्य हैं, 5th शेड्यूल राज्य, वहाँ भी हम लोग पूरे देश में हम लोग भी घूमते हैं, वहाँ भी कोई बहुत बदलाव कोई नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। इसका हवा पानी जरूर दिया जाए, दखल अधिकारियों का ही है वहाँ। हाँ, निश्चित रूप से अधिकारियों हैं, बिचलियाँ हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि ग्राम सभा को अधिकार को माननीय जो विधायक लोग उपयोग कर रहे हैं, लेटर पर लिख रहे हैं। आपको बता रहा, मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, क्योंकि वो पता नहीं विधायक को भी ग्राम सभा का अधिकार के बारे में पता है कि नहीं है,
अब बताइए वो लोग आदेश देंगे कोई भी कुआं इसको दे दीजिए, जबकि उसका अधिकार ग्राम सभा को है। तो इस तरह की चीजें आज भी हो रही है। तो इसलिए सरकार से हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, चलिए जो भी है, संविधान भी जब लागू हुआ उसके बाद आज देखिएगा तो कितने संशोधन हुए। तो हम चाहते हैं कि ग्राम सभा को अधिकार, पूर्ण अधिकार के साथ हो, नहीं भी हो तो भी लागू जो है जल्दी होना चाहिए, फिर उसके लिए संघर्ष किया जाएगा आगे। चलिए आगे संघर्ष जारी रहेगा। अगर संतुष्टिजनक ड्राफ्ट सामने नहीं आता है और जो संशोधन किए गए हैं, अगर आदिवासी समाज को नहीं लगता है कि उनके कल्याण के लिए संशोधन है, संघर्ष जारी रहेगा, ये कहना है। अजय तिर्की जी हमारे साथ हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा कि जो नए संशोधन किए गए हैं, हालांकि अभी तक फाइनल ड्राफ्ट सामने आया नहीं है, लेकिन जिन 5-7 विषयों पर बातचीत हो रही, संतुष्ट है उससे? देखिए, सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है कि हमारा झारखंड अलग हुआ 25 साल होने जा रहे हैं। अब 25 साल में इनमें कितने साल बीजेपी की भी रहा, लेकिन कभी उन्होंने प्रयास तक नहीं किया। कम से कम इन सरकार ने तो प्रयास करके लागू तो करा दिया, कैबिनेट से पास करा करके, ये काबिल तारीफ है। अब उसके बाद 90 दिनों के अंदर हमको ये देखना है कि उसमें कौन कौन सा नियमावली जोड़ा जाता है या किन को हटाया जाता है ये। लेकिन सबसे बड़े तारीफ की बात है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने का पात्र है, चूंकि उन्होंने कम से कम ये कदम तो उठाया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो ताकत आज ग्राम सभा के जो लोग चाह रहे थे, वो ताकत उनको मिल रही है। बहुत सारी छोटी मोटी जो केस हमारे थाना में चला जाता था, वो थाना से मतलब कम से कम ये ग्राम सभा के लोग उसको बैठ के डिसाइड करके ख़त्म कर सकते हैं। अब भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें या फिर हम बात करें आपका जमीन अधिग्रहण की बात करें या फिर जैसे खनिज संपदा की बात करें, तो बहुत सारे चीज़ों में ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई है। ये जो हम पेपर के माध्यम से हम लोगों ने जो देखा है। लेकिन इसके लिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, कम से कम ये बहुत बड़ा कदम है। और इस कदम को उठाने के लिए कम से कम यहाँ के, मैं तो कहना चाहता हूँ कि अफसर लोग तक नहीं चाहते कि वो लागू हो, ताकि अफसर का भी हाथ उस पर कटता है। इसीलिए कम से कम इस तरह का करा के ग्राम सभा को मजबूत किया। ग्राम सभा का मजबूत होने के कारण मैं कहना चाहता हूँ कि ये राज गांव से चलेगी सरकार, और जब सरकार गांव से चलेगी तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड का विकास होगा। चलिए, आप कह रहे हैं गांव से सरकार चलेगी, निश्चित तौर पर झारखंड का विकास होगा। और किसी भी देश को विकसित अगर बनना है तो उस देश के गांवों को विकसित होना होगा। लेकिन एक सवाल तो है ना सर कि पेसा अधिनियम 1996 की बात करते हैं तो ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये पेसा नियमावली जो आई है, इसमें सहमति लेनी होगी, अंतर तो है ना सर? देखिए, सहमति का है चाहे अनुमति का है, लेकिन आप मान के चलिए अगर आपकी अनुमति नहीं है या सहमति नहीं है, तो हमको नहीं लगता कि जिस विषय के लेकर के आप ग्राम सभा की अनुमति या सहमति लेना होगा, अगर वो इनकार कर देती है तो वो आप नहीं करा सकते। इसको समझने वाली बात है। न सहमति और अनुमति में, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी मान के बालू खनन करने की बात हो और वो अगर ग्राम सभा कह दे कि यह नहीं होगा, अनुमति नहीं दी या सहमति नहीं दी, तो सोचता वहाँ नहीं होगा। दारू से खोलना है, इंग्लिश दारू से की बात किया गया है, अगर इंग्लिश दारू कह देगी ग्राम सभा को वहाँ नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। शक्ति तो मिली है, अब इसको आप किस नजरिए से? माइनिंग में सर, माइनिंग में भी तो वही कह रहे हैं ना कि माइनिंग में भी अधिकार दिया गया है। अगर इसको अगर आप नजरिए देखिएगा कि नहीं, वो दूसरे एंगल से कि नहीं करा सकते हैं, अगर उसको सहमति और आप ये कहते हैं तो नहीं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ ग्राम सभा की शक्ति मिली है, इसको मानना पड़ेगा। चलिए, ग्राम सभा को शक्ति मिली है और यही उद्देश्य था पेसा अधिनियम का। और 1996 में 24/12/1996 आज ही की वो तारीख है जिसे आदिवासी समाज पेसा दिवस के रूप में मनाता है। 25 साल का लंबा इंतजार रहा है झारखंड के आदिवासियों का। हम चलते हैं सर, अपना नाम बता दीजिए पहले। शशि पन्ना। शशि पन्ना जी, देखिए सहमति अनुमति पेच कई जगहों पर फंस रहा है और ये भी फंस रहा है कि कुछ संशोधन किए गए हैं। क्या संशोधन किए गए हैं ये अब तक पता नहीं है। 1996 में जो कानून लाए गए थे उसमें जो तमाम नियमावली थी, जो उसमें आर्टिकल्स थे, उनमें भी बदलाव हुआ है, लेकिन क्या बदलाव हुआ है ये भी पता नहीं है। नहीं लग रहा है कि अभी भी मामला स्पष्ट नहीं हो पाया कि ग्राम सभा सशक्त तो हुई है, लेकिन कितना हुई है? देखिए, सबसे पहले मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इस राज्य के सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लंबा संघर्ष के बाद एक समझिए 24 दिसंबर 1996 को ये पेसा एक्ट लागू हुआ था और आज ये 24 दिसंबर 2025 है।
29 साल का लंबा संघर्ष के बाद ये आज कानून यहाँ लागू हो रहा है। तो अभी बहुत सारे इसमें प्रतिकूल टिप्पणी करना शायद गलत रहेगा, क्योंकि अभी हमारे सामने कैबिनेट से पास हुआ है लेकिन संकल्प जारी नहीं हुआ है। ड्राफ्ट जब फाइनल ड्राफ्ट जो हमारे पास आएगा, संकल्प जारी होगा, उसके बाद इस पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी है तो किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ये सरकार की कदम बहुत ही सराहनीय है, और अगर किसी भी तरीके से इस नियमावली में विसंगतियाँ हैं तो उसको भी आने वाला समय में बैठ करके माननीय मंत्री भी दीपिका पांडे जी अपनी हैं, उनके साथ भी बैठ करके, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के साथ भी बैठ करके, सभी जो आदिवासी सामाजिक संगठन है, अगुवा है, बैठ करके विसंगतियां को दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए किसी भी तरह से किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि इस राज्य की सरकार सभी आम जनता, यहाँ के आदिवासी और मूल वासियों के लिए कटिबद्ध है और उनका विकास देखना चाहती है। और जिस तरह से आज ग्राम सभा को अधिकार मिला गया है, मुझे लगता है कि आने वाला समय में हर एक गाँव सशक्त होगा। और आपने जैसे कहा कि ड्राफ्ट में क्या प्रावधान है, देखिए कोई भी कानून को आप कागज में तौल नहीं सकते हैं कि कितना अच्छा प्रावधान है, कितना खराब। लेकिन अंतिम मुहर तो वही लगता है ना सर? मुहर लगता है, लेकिन कागज सिर्फ कानून जो कागज के टुकड़े में रहेगा तो मुझे लगता है कि वो कोई फायदा हमारे लिए नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप छत्तीसगढ़ राज्य देख लीजिए, क्या वहां पेशा कानून लागू नहीं है? पेशा कानून लागू है, वहां नियमावली भी बन चुका है, 5th शेड्यूल एरिया है। फिर भी हासदेव वाला जो प्रकरण हुआ, कैसे एकड़ों एकड़ों जमीन जो जंगल है वो कैसे काटा गया? ग्राम सभा का सहमति नहीं था तब भी जबरन काटा गया। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी कानून का जब तक इफेक्टिव तरीके से उसको लागू नहीं किया जाता है, आप उसको सक्सेसफुल नहीं बोल। तो कहना है कि पोस्टर पर सीमित नहीं रह जाए बस कि हमने पेशा अधिनियम लागू किया, धरातल पर उसकी सच्चाई दिखनी चाहिए। सीएनटी एसपीटी सख्ती से लागू होना चाहिए। हम आएंगे और भी इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक और अतिथि, हम चलते उनके पास। सर, अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रभाकर गुजर हुआ और मैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के रांची के राष्ट्रीय संयोजक है। और इस पेशा कानून के मामले में जैसे कुछ इसकी जो पृष्ठभूमि है उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि जैसे जो डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात आई, जब जैसे कि आपका जो भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्धारक तत्व है, आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों की व्यवस्था होती थी। राज्य अपने प्रशासन को सुविधाजनक करने के लिए वह पंचायतों की व्यवस्था करता था। लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी का ये देन था कि सत्ता को डिसेंट्रलाइजेशन करना है, क्योंकि केंद्र की 100 रुपया गांव तक पहुंचे ताकि उसका विकास का जो भी लागत लगे वो हो सके। लेकिन जब 24 अप्रैल 1993 को जब पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, तो जब हम पार्ट 9 को देखते हैं तो आर्टिकल 243 से ओ तक पार्ट 9 है। उसी तरह नगर की व्यवस्था 74 अमेंडमेंट के बाद लाई गई, जो 1 जून 1993 को लाई गई, जिसका जिक्र मिलता है संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर जेडजी तक। लेकिन यह देखा गया कि अगर ये कानून 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में लाया जाएगा तो वहाँ के जो आदिवासी है, जो अनुसूचित जनजाति है या जनजातियाँ हैं, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तब माननीय संसद ने एक संविधान में अनुच्छेद है 243(m)(1), जिसमें स्पष्ट आदेश है, संविधान आदेश है कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल बी अप्लाइड इन शेड्यूल एरिया रेफर टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 244(1). उसी तरह से आर्टिकल 243(z)(c) में भी यही प्रोविजन है कि पार्ट 9(a) का प्रावधान जो है अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तब माननीय संसद ने एक विशेष अनुच्छेद है संविधान में, अनुच्छेद 243(m)(4)(b), जिसमें स्पष्ट लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ extend to this provision subject to such exception and modification as may be specified in such law and no such law shall to deem to be an amendment of the purpose of article 368। इसका मतलब हिंदी रूपांतर में ये हुआ कि संविधान में तमाम बातों के होते हुए भी माननीय संसद एक विशेष आदिवासी पंचायतों की व्यवस्था करेगा, जो अपवादों और रूपांतरणों के तहत होगा। और इसका मतलब ये ना समझा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत M1 का संशोधन हो गया और जेडसी का, क्योंकि ये आज भी संविधान का हिस्सा है। तो जो कैबिनेट में जब ये बात आई तो सबसे पहला टैगलाइन लिखाना चाहिए कि यहाँ पे पार्ट 9 या पंचायतों की व्यवस्था, नगर पंचायती की व्यवस्था नहीं होगी। जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक ये नियमावली लागू धरातल पर नहीं हो सकता है। अगर ये हटेगा तभी ये कानून आएगा। अगर पी पेशा कानून को अगर पढ़ना है तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि यहाँ पार्ट 9 भी नहीं होगा, पंचायत की व्यवस्था भी नहीं होगी और नगर पंचायत भी नहीं होगा। लोग ग्राम सभा की बात करते हैं, लेकिन ग्राम सभा आपके दर्शकों को बताना चाहिए कि 3 तरह की ग्राम सभा है। एक ग्राम सभा पार्ट 9 में है, जो अनुच्छेद 243(a) में है। उसमें कहता है कि जो सामान्य क्षेत्र में जो ग्राम सभाएँ होंगी
वहाँ पर जो इलेक्टोरल लोन में जो शामिल होंगे, जिनकी उम्र 18 साल है, किसी भी योजना को पारित कराने के लिए जो बैठक होती है उसको ग्राम सभा कहते हैं, वह हमारे शेड्यूल एरिया में अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा ग्राम सभा है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, वन अधिकार कानून 2006 का, जिसमें कहता है जो 75 साल से वन क्षेत्र में रह रहे हैं उनको पट्टा देने के लिए जो बैठक होगी उनको ग्राम सभा कहते हैं। ये भी हमारे अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। लेकिन जो पी पेशा की धारा 4D है उसमें कहता है प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं, उनकी रूढ़ी, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन में किसी तरह का विवाद होगा उसको निपटाने के लिए सक्षम और परिलक्षित होगी। ये हमको ग्राम सभा चाहिए, ना कि। चलिए देखिए, ग्राम सभा कितनी मजबूत हो सकती है ये विस्तार से आपने सुना। क्या इतनी मजबूत हो पाएगी? क्या इतनी शक्तियां झारखंड में ग्राम सभा को मिल पाएगी? शशि पन्ना जी ने अभी बेहद खूबसूरत उदाहरण दिया कि कैसे, देखिए, छत्तीसगढ़ में पेशा अधिनियम लागू है, बावजूद इसके बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई हो रही है। झारखंड की बात कर लें, पेशा अधिनियम अब लागू होने वाला है, लेकिन इससे पहले भी CNT SPT लागू है, बावजूद इसके जमीनों की खरीद बिक्री बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया था कि जब तक पेशा नियमावली लागू नहीं होता है बालू का खनन पूरी तरह से बंद रहेगा। लेकिन क्या बंद रहा? हमने आपको कई खबरें दिखाई कि कैसे अवैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है। आखिरकार इसके पीछे सह कौन दे रहा है? हम चलते हैं, चूंकि चंद समय बचे हुए, हम और भी बातचीत करेंगे। देखिए, नियमावली लागू होगी, धरातल पर कितने सच्चाई से उतरेगी ये खैर भविष्य का विषय है, लेकिन जो नियम अभी लागू हैं और जो ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे उस वक्त जब पेशा अधिनियम लागू होगा, वो भी तो पूरी तरह से नहीं उतर पा रहा है। अब सर कैसे मार्गदर्शन कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले हम आपको आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे, ग्राम सभा सबसे बड़ी ताकत है पी पेशा कानून में, और इनके पास 7 शक्तियाँ हैं। आप जितनी बातों को रखें, शराबबंदी को लेकर के, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर के, ज़मीन का हस्तांतरण को लेकर, हाट बाज़ार के मर प्रबंधन को लेकर के, सूदखोरों पर नियंत्रण को लेकर के, सामाजिक संस्थाओं पर नियंत्रण को लेकर के, ट्राइबल सब प्लान और DMFT के नियंत्रण को लेकर के, ये 7 शक्तियाँ ग्राम सभा को दी गई है। यह ग्राम सभा जो संसदीय नियम से चलेंगे, ये ग्राम सभा के निर्णय को राज्य सरकार बदल नहीं सकती है। ये ग्राम सभा ही सर्वोपरि है जो संसदीय अधिनियम की धारा 4M के तहत सरकार को नियमावली के साथ प्रचलन में लाना है, व्यवहारिक में लाना है। और जो 7 शक्तियाँ पी पेशा अधिनियम के 4M में ग्राम सभा को प्राप्त है, वही 7 शक्तियाँ जिले के स्तर पर पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल यानी अनुसूचित क्षेत्र स्वायत्त परिषद को भी प्राप्त है। ये जिले के स्तर पर या अनुसूचित क्षेत्रों के स्तर पर स्वायत्त परिषद की स्थापना की जानी है और निचले स्तर पर विशेष ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। और ये दोनों ही संस्थाओं के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण होंगे। इसमें ये दोनों संस्थाओं में अनुसूचित जनजातियों के साथ साथ दूसरे गैर अनुसूचित जनजातियों के लोग भी शामिल होंगे, तभी यहाँ समावेशी समाज बनेंगे। और ये 7 शक्तियों के साथ ही अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण होगा, शांति और स्वशासन सुनिश्चित की जाएगी, लोगों का कल्याण और उन्नति होगा। लेकिन वर्तमान नियमावली में राज्य सरकार ने या कैबिनेट ने इन 7 शक्तियों का साथ ही साथ स्थापित होने वाले विशेष ग्राम सभा के संरचना को अनदेखा की गई है, पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल को अनदेखा की गई है। हम राज्य सरकार से मांग करना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड में सिर्फ अनुसूचित जनजाति लोग नहीं रहते हैं, दूसरे जनजातियों की भी भूमिका रही है झारखंड के गठन में। हम चाहेंगे कि पंचायत राज व्यवस्था को लाने करके राज्य सरकार आदिवासी और मूलवासियों के बीच के खाई को कम करने के बजाय बढ़ाने का काम ना करे। और पी पेशा के जो मैंडेट है, माननीय संसद का जो उद्देश्य है, पार्ट 9A का जो उद्देश्य है, और राज्यपाल महोदय का जो राष्ट्रपति महोदय की जो सहमति है, उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए पी पेशा अधिनियम के धारा 3, धारा 4D, धारा 4, धारा 4M और धारा 4O को ध्यान में रखते हुए नियमावली नहीं, अब संचालन नियमावली बनाए। बिल्कुल, देखिए
अब नियमावली नहीं, अब संचालन नियमावली बनाइए, अब धरातल पर कानून को उतारिए और ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। झारखंड के मूल वासियों को, आदिवासियों को उनका हक दीजिए। अपने आर्थिक फैसले वो खुद ले सके, अपने सांस्कृतिक फैसले वो खुद ले सकें। जो माइनिंग क्षेत्र में एरिया है, डीएमएफटी फंड के तहत कहां कैसे डेवलपमेंट होगा, इसका फैसला वो खुद ले सकें। शराब की दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, यह फैसला वो खुद ले सकें। ग्रामीण स्तर पर जो छोटे मोटे आपराधिक वारदात होते हैं उसमें भी फैसले ग्राम सभा ले सके, भूमि अधिग्रहण में भी ग्राम सभा फैसला ले सके और माइनिंग में भी ग्राम सभा फैसला ले सके। ये अब धरातल पर उतारने की जरूरत है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और न्यूज़ 11 भारत के जरिए अपने महत्वपूर्ण बातों को रखा। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।